बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। हम सब ये बात जानते हैं कि एमडी कैट का जो सिलेबस है पीएमडीसी का, वो इस दफ़ा तब्दील हो गया है और उस तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ टॉपिक्स, यानी वो टॉपिक्स, मिसाल के तौर पे हम इस तरह समझ लेते हैं कि सिंध में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंडर, उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो टॉपिक इसमें शामिल हैं, कुछ ऐसे हैं जो शामिल नहीं हैं। इसी तरह पंजाब में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पंजाब में नहीं पढ़ाए जाते और इस सिलेबस में शामिल हैं। फिर इसी तरह यही मामला केपी के साथ है, यही बलूचिस्तान के साथ है। तो हर जगह ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो पीएमडीसी ने जो इस दफ़ा टेस्ट लेना है वो एक सिंगल टेस्ट लेना है पूरे पाकिस्तान में, एक जैसा टेस्ट। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक जैसा टेस्ट चाहिए, इसलिए सिलेबस भी एक जैसा होना चाहिए। जब सिलेबस एक जैसा होगा तो यकीनी तौर पे वो सिलेबस जो है वो मिक्सचर होगा, मुख्तलिफ जगहों से उसको निकाला जाएगा और उसको मिलाकर एक कंपाउंड, या एक कहना चाहिए कि कंपाइल्ड किस्म का सिलेबस जो है वो दिया जाएगा। तो सिलेबस हमें मिल चुका और उस सिलेबस के मुताबिक अब हम आगे काम कर रहे हैं। हमने जो पहला टॉपिक था हमारा, वो था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लास्ट लेक्चर में यानी यस्टरडे हमने उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ पे कोशिश की थी कि हमने उसे सॉल्व करके हमने उसकी इक्वेशंस ड्राइव की। मैं यहाँ आपको गो थ्रू के लिए एक दफ़ा वो इक्वेशंस दोबारा लिखकर दिखा देता हूँ, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने कल अगर नहीं लेक्चर ज्वाइन किया था वो आ जाएं तो वो देख लें कि वो इक्वेशंस क्या थी। यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर्स इस तरह से हैं, ये हमारा अगर a1 था, ये a2 था, तो हमने क्या किया था कि a1 के ऊपर a2 को रखा था और फिर उसके बाद इनको जोड़ लिया था आपस में। एक हमें मैग्नीट्यूड की मिल गई ये वाली, और ये मिल गई हमें डायरेक्शन की। अब इन दोनों इक्वेशंस को लेकर हमने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसलिए आज मैं आपको बोर्ड के बजाय यहाँ पेपर पर ले आया हूँ, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स अगर बार बार लिखते, मिटाते, सॉल्व करते तो बहुत देर लगती। तो इसलिए मैंने प्रॉब्लम्स पहले से लिख रखी हैं, उनको अब हमने सॉल्व करते जाना है आगे स्टेप बाय स्टेप और इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। पहली जो प्रॉब्लम है वो है द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड required to produce a zero resultant is। कहता है कि कम से कम कितने वेक्टर्स चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो, इक्वल मैग्नीट्यूड, किस काम के लिए कि वो मिलकर जो रिजल्टेंट दें वो कितना दें, जीरो दे दें। यानी आप उन दो वेक्टर्स को जमा करें, या 3 को जमा करें, या 4 को जमा करें, या 5 को जमा करें और आपका आंसर आ जाए जीरो। तो कहता है अगर और उन सबका मैग्नीट्यूड एक जैसा होना चाहिए, तो कहता है ऐसे कम से कम कितने वेक्टर्स चाहिए कि रिजल्ट जीरो हो जाए। अगर मेरे पास ये दो वेक्टर्स हों, ये मेरे पास आ गया ए वेक्टर और ये मेरे पास आ गया बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, जीरो रिजल्टेंट दे देंगे। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट इज। अगर दो वेक्टर ले लूं जिनका अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो तो क्या उससे जीरो हो जाएगा? देखते हैं। मैंने दो वेक्टर लिए, उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। मिसाल के तौर पे ये ए वेक्टर है, इसका 2 न्यूटन है, ये बी वेक्टर है, इसका 4 न्यूटन है, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 न्यूटन प्लस -4 न्यूटन, क्या रिजल्ट जीरो आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक और वेक्टर ऐड कर दूं, सी वेक्टर प्लस 2 न्यूटन, रिजल्ट विल बी जीरो। तो ये दो सवाल हमने अभी सॉल्व किए हैं। अगर यहां तक कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में तो प्लीज मुझे पूछ लें। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 10 न्यूटन आर, यहां क्या है, कह रहे कि 10 न्यूटन, ऐसे कौन से दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सम अप करें तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 10 न्यूटन आएगा। तो हमें फार्मूला याद है, हमने यहां लिख लिया 10 न्यूटन। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये होना चाहिए कि किस चीज का अंडर रूट जो है वो 10 होता है। 10 जो है अंडर रूट होता है 100 का। तो मैं वर्बली इसको सॉल्व कर लूंगा। वर्बली कैसे सॉल्व कर लूंगा कि मुझे नजर आ रहा है यहां स्क्वायर होना है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 100 नहीं बनेगा। यहाँ 2 2 4, 3 3 9, ये भी 100 नहीं बनेगा। 4 4 16, 5 5 25, ये भी 100 नहीं बनेगा। यस, ये वाला 6 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर, तो कीजिए स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64,
तो 10 न्यूटन इक्वल्स टू, यहां आ गया 100 और इक्वल्स टू 10, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, द D1। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along x axis, the component of vector along x axis and y axis are also known as, x axis और y axis के साथ जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? क्या हम उन्हें पोजीशन वेक्टर्स कहते हैं, नल वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या फ्री वेक्टर्स? तो इसका जवाब है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब जहन में ये बात जरूर आपने रखनी है, अब से पहले तक जो भी आप तैयारी करते रहे हैं वहां बहुत सारे आप ऐसी चीजें पढ़ रहे थे वेक्टर्स में से जो अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि यहां वही एमसीक्यूज लेकर आऊं जो मेरे ख्याल में रेलेवेंट हैं आपके जो गिवन सिलेबस है उसके साथ। तो इसलिए यहां आपको बहुत सिलेक्टेड एमसीक्यूज मिलेंगे। What is the purpose of resolving vectors into rectangular components? वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का मेन पर्पस क्या है? A, to change vectors direction, B, to simplify complex vector problems, C, to increase vector magnitude, to simplify complex vector problems। कैसे? अगर हम वेक्टर को एज इट इज, इस मोशन को हम एज इट इज कैलकुलेट करने की कोशिश करें ये वाले को, तो हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम इसको ब्रेक कर देंगे तो हमें इसके दो हिस्से मिल जाएंगे, एक्स पर कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, वाई पर अलग हो जाएगी, और फिर दोनों को हम वापस से जोड़ देंगे और अपना रिजल्टेंट जो है उसको ऑब्टेन कर लेंगे। ये है इसका तरीका। आगे चलते हैं। तो ये हो गया टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स वेक्टर प्रॉब्लम्स। व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिशन ऑफ वेक्टर्स थ्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कहते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं तो उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है? हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, टेंजेंट थीटा से हम इसकी डायरेक्शन निकाल रहे थे। इसका मतलब है कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है वो कौन सा फंक्शन यूज होता है? दैट इज tan। कहता है इफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हैव सेम मैग्नीट्यूड देन एंगल बिटवीन देम इज, कहता है अगर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं आपके रिजल्टेंट के, उनका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो तो उनके दरमियान में एंगल जो है वो कितना होगा? एंगल आपको कह रहा था थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। आपसे क्या कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड एक जैसा है। अगर एक जैसा है तो इसका मतलब बराबर है। बराबर है तो क्या होगा? कोई भी आप अज्यूम कर लो। आप कहते हो यार अच्छा इसको इस तरह भी जाने की जरूरत नहीं, बराबर है तो 1 ही आंसर आएगा। मैं वैसे आपको पहले ही बता दूं, लेकिन आपका जो दिल चाहे, आप कहते हैं इसका 2 है, इसका भी 2 है, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जब आप निकालोगे दिस इज 45 डिग्री। तो द आंसर इज ऑप्शन सी 45 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i प्लस जे माइनस अंडर रूट 7k इज, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? ये जो भी वेक्टर है इसको आप अंडर रूट में, आपको याद है कि आपके पास x कंपोनेंट का स्क्वायर, y का स्क्वायर और फिर z का स्क्वायर, ये इसका तरीका। तो x कंपोनेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। i के अंदर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर i बता रहा है, मैग्नीट्यूड इसका सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि 1 है। j का जो मैग्नीट्यूड है, जो कोएफिशिएंट है वो कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो j जो है उसके लिए भी 1 आ गया। यहां पर क्या है? k का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट -7, इसका होल स्क्वायर आपको चाहिए। तो अब कीजिए सिंप्लीफाई, क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर 1, दूसरे 1 का भी 1, प्लस माइनस माइनस प्लस, और स्क्वायर रूट दोनों अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। यहां से क्या निकल आएगा? 7 निकल आएगा। रूट में आ गया आपके पास 9 और आंसर इज 3, क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 होता है। ठीक है। कहते हैं द वेक्टर 7i प्लस 5k लाई इन डैश प्लेन। ये एक वेक्टर उसने आपको दिया, कहता है ये कौन से प्लेन में लाई करता है? अब जरा गौर से देख लें पहले प्लेन होता क्या है। प्लेन होता है अ सरफेस विच इज बाउंडेड बाय 2 एक्सेस। ये अगर आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। इस पे यूनिट वेक्टर i है, इस पे यूनिट वेक्टर j है, इस पे यूनिट वेक्टर k है। तो कहता है कि आपसे क्या कह रहे हैं? 7i प्लस 5k।
मैग्नीट्यूड को भूल जाएं, जब आपको प्लेन बताना है मैग्नीट्यूड से कुछ मसला नहीं है। मसला ये है कि वो कौन कौन से यूनिट वेक्टर उसके पास हैं। आई और के है। आई कहां पर होता है, आई ये रहा, के ये रहा, दोनों को आप जोड़ लें तो कौन सा प्लेन बन रहा है, ये वाला प्लेन। इस प्लेन को किसने बाउंड किया हुआ है, एक्स ने और जेड ने। अगर इस तरह आपको मुश्किल हो रही है तो दूसरा तरीका ये है इसको फाइंड करने का, आसान तरीन। यही देख लें यूनिट वेक्टर आई किस पे होता है, एक्स पे। इसका मतलब कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें एक्स आए, या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों खत्म हो गए। दूसरी बात क्या है, के किस पे होता है, जेड पे होता है, तो बस अब एक्स और जेड है, इसका मतलब है आंसर इज बी। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन इज वर्किंग अलोंग वाई एक्सिस। एक फोर्स है जो कितनी है, 7 न्यूटन है, और कहां पर एक्ट कर रही है, वाई एक्सिस पर एक्ट कर रही है। उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो बहुत सिंपल, बहुत आसान है, हमेशा याद रख लो। जब भी कोई फोर्स किसी एक एक्सिस पर अमल करती है, कोई से भी एक्सिस पर, तो उसके बाकी दोनों जो एक्सिस हैं उस पर उसकी वैल्यू 0 होती है। यानी अब अगर यहां y पर एक्ट कर रही है तो इसका मतलब x भी 0 होगा और z भी 0 होगा। अगर x पर एक्ट कर रही होती है अलोंग x एक्सिस तो y भी 0 होता, z भी 0 होता। अगर अलोंग z एक्सिस करती तो x भी 0 होता और y भी 0 होता। तो कहता है कि a force of 7 Newton is working along y axis, its x component is 0। तो आंसर इज डी, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली पैरेलल वेक्टर्स। कहता है इनमें से कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब जरा आप गौर से देखें कि इनमें से कौन कौन से पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर यहां मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, मैंने इसमें ऑप्शंस जानबूझकर नहीं लिखे हैं, एक में सिर्फ लिख दिया ऑप्शन, बाकी जो 3 आपको लिखे नजर आ रहे हैं पूरे नहीं है ऑप्शन। ये ऑप्शंस अभी शॉर्ट है, ये कैसे पूरे होंगे। कितने वेक्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, कौन कौन सा पेयर। पहले पेयर को देखिए, 2i + 4j 3i + 5j। देखिए उसने पैरेलल कहा है, इक्वल नहीं कहा। पहले सवाल समझ लें, पैरेलल कब होंगे वेक्टर्स, जब उनकी डायरेक्शन एक जैसी होगी। यानी इसका भी, इसका जो x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, इसका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, इक्वल नहीं है, पैरेलल हैं। यहां क्या है, 3i और 4i, ये दोनों भी इक्वल नहीं है लेकिन एक ही डायरेक्शन में। +6j + 5j, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है मगर पैरेलल हैं ये। तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तीसरे पर आ जाए, सी पर। सी में क्या कह रहा है, 4i, ये प्लस का है, इसके अगेंस्ट है -2i जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब है दीज आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब डी में आ जाए, 7i 4i दोनों पैरेलल हैं और -8j और -5j भी पैरेलल हैं। यानी ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, ये भी एक में। इसका मतलब है ये वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ए भी पैरेलल, बी भी पैरेलल और डी भी पैरेलल। तो ऑप्शन हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ई ऑप्शन, वो ऑप्शन क्या होगा, ऑल एक्सेप्ट सी। सी के अलावा बाकी सारे के सारे पैरेलल हैं। तो हमने टिक कर दिया कि ऑप्शन ई इज करेक्ट।